Hello everyone, welcome back to the channel Mathsville and this is Surbhi. So good afternoon all of you. आज हम पेपर 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे किस टॉपिक पे, लेसन प्लान एंड टीचिंग मेथड्स पे, यानी कि पाठ योजना एवं शिक्षण विधियों पर। हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, शिक्षण विधियाँ भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी, है ना। तो मैंने आपसे कहा ही था कि हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पेपर 1 पर हम आज डिस्कशन करेंगे, पेपर 2 पर कल, और उसके बाद परसों हम उन क्वेश्चंस को उठाएंगे जो हमने ये 3-4 थ्योरम्स अभी करी हैं पिछले 3-4 दिनों में इस बारे में। तो आई होप आप सब लोग साथ साथ रिवाइज करते चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज का पढ़ा और कल का पीछे भूल गए। ऐसी सफाई नहीं करनी है, हमें सब कुछ साथ लेकर चलना है। और वैसे भी अब तो यूपी टेट सर पे आ ही चुका है। आज के पेपर में भी मैंने हर बार की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ यूपी टेट के क्वेश्चंस उठाए हैं या अदर टेट के, लेकिन वो ऐसे ही क्वेश्चन उठाए हैं जो सी टेट में आने की संभावना है या यूपी टेट में आने की संभावना है। ठीक है, तो आराम से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चलेंगे। फिर से वही हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है हमारे पास क्वेश्चंस। एक बार देख लेते हैं तो अपनी पीपीटी या अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1, 2, 3 ऐसे आपके 15 क्वेश्चंस हैं और ये आपका आंसर की है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों तक। यूपी टेट सर पे आ चुका है, सी टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। तो आई जस्ट होप कि जिनको भी इन क्वेश्चंस की इस सारे कंसेप्ट की ज़रूरत है हर उस बच्चे तक ये कंसेप्ट पहुंच जाए ताकि सबकी हेल्प हो सके। आप लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ऑफ कोर्स है, एक ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, तो आप लोग कहीं पे भी कुछ भी सीखते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं गुरु दक्षिणा तो देते ही हैं। तो मैं आपसे सिर्फ गुरु दक्षिणा के तौर पे सब्सक्रिप्शंस या फिर शेयर मांग रही हूँ। आई होप आप लोग इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। चलिए फिर अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स प्रमोट रोट लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सी विधि रटकर सीखने को बढ़ावा देती है? याद कीजिए, जब हमने शिक्षण विधियों की बात की थी तो इनमें से हमने सबके एक एक के बारे में हमने लाभ और उसके दोषों के बारे में हमने पढ़ा था। तो इनमें से कौन सी ऐसी विधि थी जिसमें हमें रटकर सीखने की प्रवृत्ति को हमारे बढ़ावा देती थी? डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि, एनालिसिस विश्लेषण विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समस्या समाधान विधि, सिंथेसिस मेथड संश्लेषण विधि। आप याद करके देखो, संश्लेषण में क्या होता था कि आप हर चीज़ को तो छोटी छोटी चीज़ों को सीखते थे और फिर उससे बड़ी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़कर सीखते थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके सामने सिचुएशन क्रिएट की जाती थी और आप उससे सीखते थे। एनालिसिस मेथड विश्लेषण विधि में भी कुछ ऐसे ही होता था कि आप एक बड़े से टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर सीखते थे। तो इसमें ये सब क्या है, कहीं पे भी रटने की बात नहीं हो रही। लेकिन निगमन विधि में क्या है, निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड में हम पहले बच्चे को कंसेप्ट बता देते हैं। मैं पहले बच्चे को, अगर एरिया पेरीमीटर बता रही हूँ तो मैं पहले बच्चे को, आपको या बच्चे को, किसी को भी आप लोग भी बताएंगे तो आप लोग बच्चे को पहले फॉर्मूला बता देंगे, उसका सूत्र बता देंगे कि हाँ एरिया का फॉर्मूला है ये L इंटू बी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। ठीक है, यही है ना एरिया का, आपके आयतन का फॉर्मूला। तो आप इसको ये बता देंगे, बच्चा इसको रट लेगा और उसके बाद आगे क्वेश्चंस में लगा देगा। यही होता है डिडक्टिव मेथड। तो यही हमारी रटकर सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ए पार्ट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। अ टीचर गिव्स द फॉलोइंग टास्क टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। उसने कार्य क्या दिया है कि 25 टाइलें हैं, एक बच्चे को उसने 25 टाइल्स दे दी और कहा कि उनको रेक्टेंगुलर, ऑल पॉसिबल रेक्टेंगुलर एरेज यानी कि संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करो, अरेंज कीजिए, ऐसा कहा है उसने। तो अब जो किस तरीके की एक्टिविटी है, मतलब इस वाले विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल कंसेप्ट्स कैन बी एड्रेस थ्रू दिस टास्क। इस वाली गतिविधि, इस वाली एक्टिविटी से टीचर बच्चों को किस के बारे में नॉलेज, कौन से संकल्पनाओं, कौन सी अवधारणाओं का ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, हमें इस बारे में बात करनी है। आप खुद सोचो कि आपके सामने एक ऐसा पूरा से
फ्लोर दे दिया या कुछ चार्ट दे दिया और उसके बाद में आपको टाइल्स को अरेंज करना है, चाहे आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो या टेढ़ी मेढ़ी कैसे मर्जी करो, लेकिन आपको वो अरेंज करनी है टाइल्स, है ना। कुछ टाइल्स आप लंबी लगा देंगे, कुछ टेढ़ी, तो इस तरीके से करनी है। अब आप इसमें खुद बताओ इसमें आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, गिनते चलते हैं। क्षेत्रफल की ज़रूरत है, हाँ है। फैक्टर्स की ज़रूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि एक लाइन में कितनी टाइल्स आ पा रही हैं या एक इसका कितना, जैसे अगर आप देखिए कि इसका अगर 10 मीटर का कुछ लंबाई है और इस हर एक टाइल की कुछ 5 या आप यूँ लगा लीजिए 500 सेंटीमीटर, कुछ भी हिसाब से लगा लीजिए, तो आपको इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे कि इसके 1000 हो जाएगा, ये आपका 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1000 में अगर 500 है तो एक में 2 ही लग पाएंगे, क्योंकि हमें इसके फैक्टर निकालने पड़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हमें फैक्टर्स की भी ज़रूरत है। परिमाप की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या है, हमें लंबाई और इसके हिसाब से तो लगाएंगे हम, तो इन सब की ज़रूरत तो हमें है। लेकिन कहीं पे भी आपको देखिए, कहीं पे भी आपको वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ रही है, आयतन की ज़रूरत पड़ रही है। कहीं वॉल्यूम कब लगता है, जब हम एरिया के साथ साथ हाइट पे भी काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे भी वॉल्यूम की ज़रूरत हमें नहीं है, तो जहाँ पे भी वॉल्यूम आप वहाँ से उसको डायरेक्ट काट दीजिए। काट दिया आपने तो आपका पहला ही आंसर सही होगा, आपका आंसर हो गया ए पार्ट। ये एक तरीका है। देखो पहले तो एक आपको सीधा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि आपको टाइल्स की बात हो रही है, आपको उसको व्यू में अरेंज करना है, ऊपर ऊपर नहीं लगाना, आपको सिर्फ सरफेस पे काम करना है, तो उस वजह से आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वॉल्यूम की। आपके पास यही 3 आपके कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो आप ये देखो ना, आप उसको रिजेक्ट करना शुरू कीजिए जो आपके पास ऑप्शन है, कि जैसे इसमें आप देख लीजिए आपको आयतन की ज़रूरत नहीं है तो इसको रिजेक्ट कर दीजिए, इसमें भी आयतन है तो इसको रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। लंबाई और क्षेत्रफल की ज़रूरत है, बिल्कुल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम a teacher has distributed a sheet on which 4 right angle triangles were drawn and asked the child to find the relationship between the sides of a triangle। क्या पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा है। अब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बेस्ड है, केस स्टडी है, लेकिन ये मैंने आपसे कहा था कि आपके जो मेथड्स हैं उनके ऊपर ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको एक्टिविटी बता दी, अब आपको दिमाग लगाना है कि इसमें शिक्षक ने कौन सी विधि का प्रयोग किया है। तो अब आप बता सकते हैं इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया है। हम सारी विधियाँ पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड, लेबोरेटरी मेथड। अगर लेबोरेटरी मेथड में तो लेबोरेटरी की ज़रूरत है, प्रयोगशाला की ज़रूरत है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। लेक्चर मेथड का क्या मतलब है कि टीचर ही तुम्हें समझा रहा है। अभी जो मैं आप लोगों को जिस विधि का यूज़ कर रही हूँ आपके सामने, वो एक तरीके से लेक्चर मेथड ही है, व्याख्यान विधि ही है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें तो टीचर ने खुद करने के लिए दे दिया बच्चों को। अब डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि में भी यही होता है कि पहले टीचर आपका कंसेप्ट क्लियर करता है, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस या उसके चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे टीचर ने अभी तक कुछ नहीं समझाया, अभी तक टीचर ने सिर्फ बच्चों को एक्टिविटी दे दी है कि आप ऐसा करो और उसमें अपने आप दिमाग लगाओ कि क्या क्या हो सकता है। तो ये क्या है, ये इंडक्टिव मेथड है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपसे कहा था इंडक्टिव मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे को खुद करके सीखने के तरीके मिल जाते हैं, है ना। तो यही आपका आंसर है, इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इन अरिथमेटिक, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं। आप बताइए इसमें क्या हो सकती हैं। योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल का ज्ञान करना, कैलकुलेशन, कंस्ट्रक्शन, फॉर्मिंग इक्वेशन, कॉम्पिटिशंस। यार हम मूलभूत की बात कर रहे हैं, ये सब बेशक मैथ्स में आता है, ये सब कुछ मैथ्स से भी यूज होता है, लेकिन मैंने आपको कई बार क्लासेस में बताया है कि जो आपकी फंडामेंटल ऑपरेशंस है, जो आपकी मूलभूत संक्रियाएं हैं, वो 4 हैं। वो क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्योंकि आपके जितने भी बाकी कंसेप्ट्स बने हैं वो इन चारों पर ही बेस्ड है, तो यही है फंडामेंटल। सो आपका आंसर हो जाएगा 4th पार्ट, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, 5th क्वेश्चन पे आते हैं।
5th क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ लेसन प्लान। हम लोगों ने ये टॉपिक भी यूज़ किया, ये टॉपिक भी अच्छे से डिस्कस किया था, और मैं आप लोगों को बता दूं ये सारे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, तो अब आप खुद देख लीजिए, इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने खुद से बनाया हो, ये क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। अब ये देखिए कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि पाठ योजना की प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। विचार करने का क्या मतलब है, आपको 4 प्रक्रिया थी, प्रोसेसेस के 4 ही तो पार्ट्स थे, तो चारों पार्ट्स की आपको एक तरीके से जंबल करके दे दिया है, और अब आपसे पूछा है कि इनका सही क्रम क्या होगा। याद कीजिए, अपनी नोटबुक अगर आपके पास है तो अपने नोट्स खोलिए, उसमें चेक कीजिए कि क्या था। सबसे पहले आप क्या करते थे, सबसे पहले आप ये पता लगाते थे कि आपको वो जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक पढ़ाना है उसके उद्देश्य और उसके लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से साथ साथ इनको वो भी करना शुरू कीजिए, क्या कहते हैं, एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। तो देखो इसमें तो कितना इजी आ गया कि सीधा अगर आपका पहला थर्ड होना है तो सीधा थर्ड एक ही है, इसमें और किसी में थर्ड है ही नहीं, है ना। तो चलिए इसी को लगा लेते, लेंगे फिर भी दोबारा चेक करेंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु, सॉरी यार ये गलत हो गया है, विषय वस्तु का चयन और संगठन करना। ठीक है, विषय वस्तु का संगठन और चयन करना, ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या है, अब आपने एक बार चेक कर लिया कि हाँ आपकी ये उद्देश्य है, आपको कुछ कुछ ये है, ये चीज़ें आपको ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाकर, तो उसी के हिसाब से आप अपने विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर तैयार करेंगे और उसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि पहले आप ये पढ़ाएंगे, फिर ये, है ना। उसके बाद क्या होगा, जब आपने विषय वस्तु सिलेक्ट कर ली, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कैसे पढ़ाना है, तब आप उसमें प्रयोग होने वाली शिक्षण विधियों, तकनीकों और एक्टिविटीज़ को डिसाइड करेंगे। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया क्या पढ़ाना है, अब आप ये डिसाइड करेंगे कैसे पढ़ाना है, तो उसके लिए आपका आएगा 4th। ठीक है, और लास्ट में फिर जब आपने पढ़ा दिया तो आप चेक करेंगे कि बच्चों का मूल्यांकन करके कि बच्चों को आपकी जो विधियां थी, जो आपको कंसेप्ट, जो आपको पढ़ाना था, जो आपके उद्देश्य या लक्ष्य थे, वो आपको अचीव भी हुए हैं। और वो कैसे चेक होगा, बच्चों का मूल्यांकन करके, है ना। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन, आंसर है आपका बी पार्ट। 6th पे आ जाते हैं। 6th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्विसिट का मतलब है कि पहले से, पूर्वापेक्षा, आपको पहले से किस चीज़ की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। किसी संख्या के दशमलव निरूपण को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वापेक्षा है। तो अब आप बताइए, जब आप लोगों ने देखा है, अगर हम लोगों ने पहले डेसिमल वाला चैप्टर कंप्लीट किया है, डेसिमल हमने ऑलरेडी, दशमलव हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो जब मैंने क्लास शुरू की थी ना, मैंने आपको तभी सबसे पहले स्थानीय मान से ही शुरू की थी, क्योंकि इसमें पॉइंट से पहले तक का तो सबको स्थानीय मान पता होता है, लेकिन पॉइंट के बाद की बात करते हैं हम 1/10, 1/100, तो यही सब आता है इसके अंदर। इसीलिए मैंने आपसे कहा स्थानीय मान से ही शुरू हुआ था। योग, घटाव, गुणा, ये सब आप बाद में सीखोगे, पहले आपको कम से कम पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद जो पहला आपका नंबर आता है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसका स्थानीय मान क्या है, वो है दशांक, फिर इसके बाद शतांक, ऐसे ही चलता रहता है आगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। If a learner is having problem with numbers and calculation, he or she may be having disability known as। यदि किसी शिक्षार्थी को संख्याओं और गणनाओं में समस्या हो रही है तो उसे विकलांगता हो सकती है, जिसे हम डैश के रूप में जाना जाता है। तो आप बताइए, जब हम लोगों ने ये वाले सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो संख्याओं और गणनाओं की समस्या है, गणनाओं की समस्या। आंसर बिल्कुल क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्ग्राफिया का क्या मतलब होता है, देखने में दिक्कत। डिसलेक्सिया का क्या मतलब होता है, बनाने में, डिस्ग्राफिया का मतलब होता है बनाने में दिक्कत, कि आप कुछ लिख नहीं पा रहे, कुछ बना नहीं पा रहे, ग्राफ नहीं बना पा रहे। डिसलेक्सिया का मतलब होता है देखने में दिक्कत, लेंस लेक्सिया। ठीक है, विजुअल स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन डिसेबिलिटी, मतलब कुछ अमूर्तता को आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, इमेजिनेशन में प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे क्या, संख्याओं और गणनाओं में समस्या है, तो कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है,
तो डिसकैलकुलिया, यही आपका आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, a teacher encourages the children in her class to explain the physical properties of objects around them in their own words। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। टीचर स्कूल में आपके क्लास में भी हुआ होगा जब आप बहुत छोटे होंगे कि टीचर आपको खड़ा करते होंगे और आपसे पूछते होंगे बेटा बताओ कि ये शेप कौन सी है। मैंने आपसे कहा बताओ ये शेप कौन सी है, बच्चे ने बोला मैम ये कुछ यहाँ से तो कोन है, शंकु है, और अगर इसके ऊपर देखा जाए तो बेलन है, सिलेंडर है ना। तो अच्छा बताओ इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, कौन सी शेप्स दिख रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये इससे टीचर क्या बेसिकली क्या करना चाह रहा है, what is the most appropriate objective of the teacher to do such as activity with her students। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या हो सकता है। It is a very interesting activity which can be performed in free time for revising the concept of shapes। ये एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। खुद देखिए जो केस स्टडीज होते हैं उसमें आपको मैक्सिमम ऐसे ऑप्शंस की बात करनी होती है जिसके हिसाब से आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपको खुद एक मेजर उसमें देखना होता है कि कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं या कौन से सबसे ज़्यादा सटीक बैठेंगे, किसकी क्लैरिफिकेशन बिल्कुल, जिसका स्पष्टीकरण बिल्कुल सटीक होगा। ठीक है, चिल्ड्रन एंजॉय द एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्ट्स इन देयर ओन लैंग्वेज लाइक दे एंजॉय प्लेइंग डम शैरेड्स। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं जैसे कि वे डम शैरेड्स खेलने का आनंद लेते हैं। कैसी, मतलब आप खुद सोच के देखिए क्या ये सही में होगा। इट मेक्स चिल्ड्रन ऑब्जर्व द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनफॉर्मली विच डीपन्स देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट शेप। वे बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। ये कौन सा मेथड है, पहले आप लोगों में से कोई जवाब दे सकता है। ये आप लोगों का होमवर्क भी है कि क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों, ये जो टीचर ने आपके आगे जो एक तरीके की एक्टिविटी की है, ये कौन सा मेथड यूज़ किया है टीचर ने, आप लोग खुद बताएंगे मुझे। हम लोग ऐसा क्वेश्चन पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ अ वेरी यूजफुल एक्टिविटी विच इंट्रोड्यूसेस अ चिल्ड्रन टू द शेप्स। ये एक उपयोगी गतिविधि है जो बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। तो आप खुद देखिए इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो हमें वेग या लेम लगे वो ये है कि खाली समय में हम क्यों यूज़ करेंगे। टीचर के पास ऑलरेडी खाली समय नहीं है, ठीक है ना, तो हम खाली समय के लिए ये नहीं है। उसके बाद सिर्फ आनंद देने के लिए हम बच्चों को कोई एक्टिविटी नहीं कराते हैं। हमारे करिकुलम में भी ये बात लिखी है कि करिकुलम इस तरीके से बनाइए कि बच्चा उसको सीखते हुए आनंदमय तरीके से सीखे, आनंद ले सके सीखते हुए, ना कि सिर्फ आनंद ले सीखे ना, ठीक है ना। तो ये भी गलत है। अब इन दोनों में ग और ख में सबसे सटीक कौन सा बैठेगा, ग, सी पार्ट, क्योंकि ये एक्चुअली वही हो रहा है कि बच्चे जब खुद से करके सीख रहे हैं तो उनको ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है। अब मैं अगर आप लोगों को आते ही बताना शुरू कर दूं कि बेटा ये शंकु है, ये बेलन है, इसकी हाइट, इसकी सरकमफेरेंस, ये सब हम, इसका टोटल सरफेस एरिया ऐसे होता है, इसका आयतन ऐसे निकाला जाता है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप इसके टोटल सरफेस एरिया पे बात करो तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पे एक सर्कल है, तो यहाँ पे अगर एक सर्कल है तो यहाँ पे हम वो देखेंगे कि क्या कहते हैं, ये इसका अगर सरफेस, इसका अगर एरिया है तो वो पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पे भी एक सर्कल है बीच में जिससे ये जुड़े हुए हैं, तो इसका भी ऐसे ही हो गया। फिर ये शंकु है, इसका सरफेस एरिया ऐसे होता है, इसका सरफेस एरिया। तो ये सब आप जब खुद से बताएंगे ना तो आप लोग ज़्यादा इजीली अच्छे से समझ पाएंगे, समझ बच्चे की बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी, है ना। तो यही आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। समस्या समाधान में गणित करने की रणनीति के रूप में समस्या समाधान में क्या शामिल है, हम कर चुके हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब हमने डिस्कस किया था तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को यही बताया था कि इसमें आप कैसे कैसे काम करते हैं,
तो आप बताइए कि किस तरीके का मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके का मेथड है, क्या इसमें एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, बहुत सारे अभ्यास की ज़रूरत है, एस्टिमेशन, कहीं हम अनुमान लगाते हैं, यूजिंग क्लूज टू अराइव एट अ सोल्यूशन, समाधान पर पहुंचने के लिए सुराग का उपयोग करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, गतिविधि आधारित दृष्टिकोण है। खुद बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, व्यापक अभ्यास, अनुमान, या आपके क्लूज को यूज करना, या गतिविधि आधारित दृष्टिकोण, या व्यापक अभ्यास नहीं है, क्योंकि अब प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टीचर ने आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो इसमें कहीं ना कहीं अब व्यापक अभ्यास की जरूरत नहीं है। अनुमान भी हम ऐसा नहीं लगाते हैं, इसमें हम अपने पूर्व ज्ञान से ही इसमें आंसर्स की खोज करते हैं, उत्तर की खोज करते हैं। सुराग, सुराग टीचर दे भी सकती है आपको, क्लू टीचर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। तो जब जहाँ पे एम्बिगुअस हो, जहाँ पे आपको बिल्कुल पक्का ना हो, हम उस वाले ऑप्शन को नहीं लेकर चलते। गतिविधि आधारित, बिल्कुल एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है, ये आपकी कॉपी पेन को लेकर नहीं होता है, इसमें आप एक्टिविटी करते हैं, इसमें आप खुद सीखते हैं, या इसमें आप बच्चे को खुद सिखाते हैं। तो आंसर आ गया आपका डी पार्ट, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। द मैक्सिम्स ऑफ इंडक्टिव मेथड इन मैथमेटिक्स इज, गणित में आगमनात्मक विधि के शिक्षण सूत्र क्या है? शिक्षण सूत्र क्या है, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर हम इंडक्टिव मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें हम कैसे जाते हैं, सोचिए और बताइए कैसे जाते हैं हम इसमें। फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम अननोन टू नोन, फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, एंड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट तक, या विशिष्ट से सामान्य तक। इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, हम पहले एग्जाम्पल्स देते हैं, हम पहले उदाहरण देते हैं बच्चों को, और फिर उनका एक जर्नल कंसेप्ट डेवलप करते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। जब हम लोगों ने ये पढ़ा था इंडक्टिव मेथड, तो मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि पहले मैंने आपको 10 तरीके के एग्जाम्पल दिखाए कि है क्या चीज़, उसके बाद उसका सामान्यकरण किया कि हाँ ये ऐसे कंसेप्ट समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले विशिष्ट एग्जाम्पल देखे और उसके बाद उनका सामान्यकरण, जनरलाइजेशन किया, तो हमारा आंसर होगा डी पार्ट। ओके, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग की जाने वाली गणित, इज नॉट यूजफुल इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। हैज एम्बिग्यूटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट, गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। should be discussed by the teacher in classroom as an alternate strategy in solving related problems, गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। आप खुद बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो, एक अशिक्षित दुकानदार है लेकिन उसको थोड़ी बहुत गणित तो आती है, ये हमने सीखा भी था। तो अगर ये अशिक्षित है लेकिन थोड़ी बहुत गणित कर पा रहा है तो इसका मतलब ये अपना काम धंधा अच्छे से चला पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उपयोगी, बिल्कुल उपयोगी तो नहीं, बिल्कुल अनुपयोगी तो नहीं है कक्षा में। बच्चों को ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए। वही मैंने आपसे कहा था, आपको शॉर्ट ट्रिक याद रहे ना रहे, आपको बिल्कुल फॉर्मूले याद ना रहे, लेकिन अगर आपको पीछे का कंसेप्ट सारा याद है तो आप मैथ्स के फॉर्मूले डिराइव भी कर सकते हो। ऐसा होता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि बिल्कुल अनुपयोगी नहीं है, अनुपयोगी, बिल्कुल अनुपयोगी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनुपयोगी है या बिल्कुल उपयोगी ही नहीं है। कभी कभी वो काम आ भी सकती है, लेकिन फिर वही बात कि उसकी जो ये कच्ची गणित है, हम यही कहते हैं ना कि अशुद्ध है थोड़ी बहुत, मतलब उसके तरीके बहुत लेंदी भी हो सकते हैं, बहुत वेग हो सकते हैं, तो ये सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं हो सकती। क्या पता जिस गणित की समस्याओं को आप हल करने बैठे हैं वो गणित की समस्या ऐसी हो कि उसने कभी उस बारे में जाना ही ना हो। आपके एक अशिक्षित दुकानदार ने, एक इलिटरेट शॉपकीपर ने उस बारे में जाना ही ना हो, तो उसका तरीका हम कैसे उसमें लगा देंगे, है ना। अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता, यार अस्पष्टता बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि आपको उसका तरीका समझ ही ना आए।
लेकिन बहुत कम स्तर की शुद्धता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका वो काम धंधा इतने अच्छे से चल रहा है तो इतना ज़रूरी नहीं है कि उसकी बहुत कम स्तर की शुद्धता हो। रादर ऐसा हो सकता है कि उसकी कैलकुलेशन का तरीका इतना आसान हो कि आप उससे और जल्दी कैलकुलेशंस कर पाए। अब इसके बाद क्या, गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति, वैकल्पिक यानी कि ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे जो अनपढ़ शॉपकीपर्स होते हैं वो नॉर्मल चीज़ें याद कर लेते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, तो जब उनका बिल ऐसे बैठ जाएगा, जैसे 76 बैठ गया, 76 बैठ गया, तो उसको वो कैसे बोलेंगे, 80 में 4 कम, ऐसे करते हैं। या कितनी दफ़ा पे जो अशिक्षित है उसने बस क्या याद कर लिया, 8 + 7 क्या होता है, 15 होता है। तो अब अगर उसको 8 + 9 करना है तो वो क्या करेगा, वो 8 + 7 करेगा और फिर 2 करेगा, वो इस 9 को 7 + 2 में तोड़ लेगा, ताकि 15 + 2 17। अब ये कितना आसान हो गया ना, ये है ना, कितना आसान हो गया ना कैलकुलेशन। पेपर पे बेशक थोड़ी लेंथी होगी लेकिन दिमाग में बहुत जल्दी सॉल्व होगी। तो हम इसको वैकल्पिक रणनीति के रूप में ज़रूर स्वीकार कर सकते हैं, और टीचर को ये बात बच्चों के साथ डिस्कस करनी भी चाहिए क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस को आसान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम रूल्स टू एग्जाम्पल इज एसोसिएटेड विथ। ये क्वेश्चन हम फिर से करके आ रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। इंडक्टिव डिडक्टिव पे इतने क्वेश्चंस बने हुए हैं कि आपको इन दोनों पे फोकस करके जाना है। ओके, तो नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है, आगमनात्मक, संश्लेषण, विश्लेषण, निगमन, इंडक्टिव, सिंथेसिस, एनालिसिस और डिडक्टिव। बताइए किससे किससे आपका विधि से संबंधित है। हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल से रूल की तरफ। तो अब इंडक्टिव का उल्टा क्या है, डिडक्टिव, निगमन विधि। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का सीक्वेंस क्या है। अब हम इसकी प्रक्रिया, प्रोसेस पे बात कर रहे हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या है, क्या है, जनरलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंटेशन या टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। इनको हम किस क्रम में सजाएंगे, सामान्यकरण, अवलोकन, उदाहरणों की प्रस्तुति, परीक्षण और सत्यापन। कैसे लगाओगे आप इसे। सबसे पहले इंडक्टिव मेथड में आप क्या करते हैं, आप उदाहरणों की प्रस्तुति करते हैं, आप बच्चे के आगे उदाहरण रखते हैं, विशिष्ट एग्जाम्पल्स रखते हैं, उदाहरण रखते हैं। तो सबसे पहले तो 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए, ए और बी पार्ट तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब 3 के बाद क्या है, सेकेंड और फोर्थ। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, परीक्षण और सत्यापन करते हैं कि अवलोकन करते हैं। आपके सामने अगर उदाहरण आया तो पहले आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि पहले ही उसको सारे उसके वो ढूंढना शुरू कर देंगे, क्या करेंगे बताइए। आप उसको ऑब्जर्व करेंगे या उसका परीक्षण या सत्यापन करेंगे। आप उसका परीक्षण और सत्यापन करेंगे। आप पहले देखेंगे जो आपके उदाहरण है वो आपके मेथड के लिए बिल्कुल सही है कि भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी आपने कोई भी मेथड उठा दिया या आपने कोई भी एग्जाम्पल उठा दिया उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो आप पहले यहाँ पे इसका परीक्षण और सत्यापन करेंगे, फिर आप उसे ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप उसे बच्चों से ऑब्जर्व करवाएंगे कि बेटा देखो इसमें भी ऐसा हो रहा है, इसमें भी ऐसा हो रहा है, इस एग्जाम्पल में भी ऐसा हो रहा है ना। तो जब उसको ऑब्जर्व कर लेगा फिर आप उसके एक जर्नलाइजेशन यानी सामान्यकरण की ओर जाएंगे। उसके लिए एक जर्नलाइज कंसेप्ट आप बच्चे के लिए स्थापित करेंगे। तो आपका आंसर हो गया डी पार्ट। ओके, अब आ जाते हैं हम 14th पे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। मतलब एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, एक्चुअली आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। कोई बच्चा गणित में बहुत तेज होगा, कोई बच्चा गणित में थोड़ा कमजोर होगा, हो सकता है कुछ सामान्य हो, ठीक है, ना एवरेज हो ना बिलो एवरेज हो, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, किसी को बिल्कुल ही नहीं समझ में आती होगी और कुछ हो सकता है क्लास में सारे के सारे कंसेप्ट समझ के बैठा हो। तो ऐसे इस स्थिति में आप एक क्लास को कैसे संभालोगे, आप ऐसे कैसे अपना मेथड बनाओगे कि आप सबको साथ लेके चल सको। तो एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित करके रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न दोगे,
ऐसा आप कब तक करोगे? आपने एक तरफ कर दिया बच्चों को, दूसरी तरफ कमजोर वाले बच्चों को कर दिया और एक तरफ टैलेंटेड बच्चों को कर दिया। अब आप इनके हिसाब से अलग क्वेश्चन दे रहे हो, इनकी तरफ से अलग क्वेश्चन दे रहे हो, लेकिन जब पेपर लोगे तब तो एक ही लोगे। अगर बोर्ड्स आ जाते हैं 10th के, तब क्या आप सीबीएसई वालों से कहोगे इनको अलग अलग पेपर देना है क्योंकि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी इंटेलिजेंस कभी भी सिर्फ एक विषय के ऊपर हम नहीं ज्ञात कर सकते। कोई मैथ्स में तेज है, कोई किसी और चीज़ में तेज है ना। तो उसके बाद एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखोगे, रखना तो हमें पड़ेगा ही, लेकिन ग्रुपिंग आप किस तरीके से करोगे, आपको उनको किस तरीके से लेके आना है, तो ये दोनों आंसर आपके एक तरीके से वेग है, क्योंकि इसमें रखना तो पड़ेगा लेकिन कैसे संभालना है उस बारे में बात करनी है। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर रखें ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ये हो सकता है। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। इसमें कहीं ना कहीं टीचर की एक तरीके से भेदभाव की झलक नहीं आ रही आप लोगों को कि टीचर क्या करे क्लास में? अगर वो सिर्फ कम क्षमता वाले बच्चों के हिसाब से अगर वो चलेगा तो जो अच्छे बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चे क्लास में बोर होने लगेंगे, है ना। तो इस वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, सबको हमें इन्वॉल्व करना है। तो हम जो उच्च क्षमता वाले बच्चे हैं उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज करेंगे कि वो कम क्षमता वाले बच्चों को सिखा सके। तो यही हमारा आंसर होगा कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, है ना। चलिए अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी? कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक गतिविधि है? एक्टिविटी कौन सी है? टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम्स, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करना है, ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या होता है कि बच्चे खुद से करके सीखे। तो अगर मैंने ही बोर्ड पे अगर आप लोगों को सम सिखा दिया तो आपने कब खुद से किया? या अगर आप लोगों ने ही क्लास में खड़े होकर बच्चों को समझा दिया पूरा का पूरा सम, पूरा का पूरा कंसेप्ट, तो बच्चों ने खुद से कब किया? बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, चिल्ड्रन रिएक्टिंग काउंटिंग इन फॉर्म ऑफ राइम्स। अब इसमें भी वही है कि बच्चों ने खुद से क्या किया, सिर्फ गिनती एक पोएम के रूप में सुना दी, क्या रहा फिर? सीखा तो खुद से तो कुछ नहीं एक्सप्लोर किया। चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, बच्चों द्वारा ब्लैक बोर्ड से नकल करना। फिर वही वाली बात है कि बच्चे जब टेप ही रहे हैं, जब नकल ही कर रहे हैं, तो फिर क्या सीखा उन्होंने खुद से? चिल्ड्रन एंगेजेस इन एक्सप्लोरेशन, बच्चे अन्वेषण में संलग्न है। अब बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, खुद से ढूंढ रहे हैं अपने नए नए कंसेप्ट्स को। तो एक्टिविटी कहाँ हो रही है? एक्टिविटी डी पार्ट में हो रही है, जब बच्चे खुद से ढूंढ रहे हैं, खुद करके सीख रहे हैं। तो ये है आपका आंसर और ये है आपकी आंसर की। आप लोगों को कोई डाउट हो क्लास के बाद भी तो आप लोग उसमें आंसर की से देख सकते हैं। और आप लोगों को ये पीडीएफ, इसकी पीडीएफ सारे क्वेश्चन की आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। जिसने अब तक ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से कर लीजिए। और प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस मैं आप लोगों से रिटर्न में इतना ही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। और बाकी अगर कोई भी सजेशन हो, टेलीग्राम चैनल है, कमेंट सेक्शन है जो आप लोगों का वेट कर रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच।